नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों जो बीपीएससी का हम लोग जनरल स्टडीज़ का दोस्तों जीएस का जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं 57 तक हमने 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 58 से डिस्कस करेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन दोस्तों जो अमूमन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको यहाँ से सिलेबस का पता लगेगा और लेवल भी पता लगेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में, चाहे पीसीएस हो या इसके अलावा जो आप बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम देंगे वहाँ भी इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 58 नंबर से। 58 देखिए दोस्तों, 58 है रासायनिक तत्व और चिकित्सीय अनुप्रयोग के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। रासायनिक तत्व कुछ आपको मतलब एलिमेंट दिया हुआ है दोस्तों, कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, केमिकल एलिमेंट दिया हुआ है, उसका क्या है मतलब मेडिकल में यूज़ किया हुआ है, उसका आपको बताना है और मैच करना है कौन सही है कौन गलत है। सुने होंगे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे। फर्स्ट है सोडियम 24, जो सोडियम 24 होता है उसका इलाज गठिया के उपचार में होता है, ये आपको बताना है। सेकेंड है कोवाल्ट 60, कोवाल्ट 60 का यूज़ क्या रक्त कैंसर का इलाज में, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, बिल्कुल सही है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान मतलब ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने में होता है, बिल्कुल सही बात है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि, बिल्कुल जो थायराइड ग्लैंड होता है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड वहाँ जो आयोडीन आयोडीन जो बनता है, देखते हैं आयोडीन की कमी के कारण आयोडीन यदि नहीं होता है तो थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है। तो ठीक है, आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि की पहचान होती है अगर उसमें कोई बीमारी हो तो। लेकिन दोस्तों यहाँ जो आंसर होगा फर्स्ट एक गलत है। सोडियम 24, जो सोडियम 24 एलिमेंट है उसका यूज होता है ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड में किसी प्रकार का गड़बड़ी है, ब्लड डिसऑर्डर दोस्तों, ब्लड में किसी प्रकार का गड़बड़ी है उसको चेक करने के लिए हम सोडियम क्या होता है Na24, सोडियम 24 का इस्तेमाल होता है, ना कि गठिया के उपचार में। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही यहाँ पर करेक्ट होगा। 59 निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा का मतलब आर्टिफिशियल रेन के संदर्भ में किया जाता है। किस एलिमेंट का यूज जो होता है कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल एलिमेंट के यूज में क्या होता है, किस कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है। जिंक फॉस्फाइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सिल्वर आयोडाइड। तो पहले कभी पढ़े होंगे सिल्वर आयोडाइड दोस्तों, एजीआई एजीआई जो होता है सिल्वर आयोडाइड, एजीआई इसका यूज आर्टिफिशियल रेन, कहीं आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्षा करवाना होता है तो सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है। बार बार पूछा गया दोस्तों, अक्सर आपको हो सकता है ये आता भी हो क्वेश्चन। रासायनिक मतलब खाने का सोडा और धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी बच्चे मतलब यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। देखिए खाने का सोडा है मतलब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में पूछा दोस्तों, उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। बेकिंग मतलब बाइकार्बोनेट, कौन बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है सोडियम बाइकार्बोनेट कर दीजिए, NaHCO3, NaHCO3 यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा दोस्तों। तो सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए जो होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। यही वॉशिंग सोडा धोने का सोडा का बात करता है दोस्तों, वॉशिंग सोडा का बात करता है तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट, वो होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, वो होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वॉशिंग सोडा होता है धोने का सोडा। दोनों ध्यान रखें, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। 61 निम्न में से किसका ब्रेन उसके शरीर के रेशियो में, शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। देखिए आप अपने मानव यहाँ ऑप्शन में दिया दोस्तों, हमारा शरीर बहुत बड़ा है लेकिन उसके हिसाब से ब्रेन छोटा है, तो ये जवाब नहीं हो सकता। हाथी का भी शरीर, तो हाथी की तो विशालकाय जानवर है, टेरेस्टेरियल सबसे बड़ा जानवर है हाथी, लेकिन उसका ब्रेन थोड़ा छोटा होता है, ये भी नहीं हो सकता है। चींटी दोस्तों, चींटी का देखिए ब्रेन थोड़ा बड़ा होता है लेकिन बॉडी छोटा होता है। कंपेयर करें, तुलना करें तो अगर इस चारों ऑप्शन में अगर तुलना करें तो चींटी का ही ब्रेन बड़ा होता है उसके शरीर के कंपेयर में। डॉल्फिन का भी शरीर बहुत ज़्यादा होता है, ब्रेन छोटा होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है 61 का सी। 62 निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए गौण लैंगिक लक्षण के बारे में पूछ रहा है और हार्मोन देखते हैं दोस्तों, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, मेलाटोनिन है, एल्डोस्टेरोन है। तो सबसे पहले स्त्रियों का लैंगिक लक्षण के बारे में पूछा दोस्तों, या तो एस्ट्रोजन होगा या तो प्रोजेस्टेरोन होगा, आंसर तो इसी में से दोनों जाएगा। मेलाटोनिन और एल्डोस्टेरोन तो नहीं जा सकता है, ठीक है आप जानते हैं पहले से भी। प्रोजेस्टेरोन कहाँ जाता है दोस्तों, प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन को क्या कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी के समय में मेंटेन करके रखता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। उसके अलावा क्या होता है एस्ट्रोजन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 62 का ए, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट 63 निम्न में से कौन सा मूत्र निराकरण का सही क्रम है, मतलब यूरिन
यूरिन जो पास होता है दोस्तों किडनी के थ्रू, यूरिन जो पास होता है किडनी से लेकर और पूरा जो मूत्र मार्ग तक वहाँ का आपको रास्ता बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो किडनी होता है दोस्तों, किडनी जो आपका किडनी है, किडनी के बाद क्या निकलता है, यूरेटर निकलता है। ये आपका किडनी हो गया, ये आपका यूरेटर हो गया, और यूरेटर कहाँ जाके मिलता है, यूरिनरी ब्लाडर में। यूरेटर दोस्तों यूरिनरी ब्लाडर में, और यहाँ से ये जो है यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए, यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए पेनिस के थ्रू, मतलब यूरिन बाहर पास हो जाता है। ठीक है, मेल में पेनिस के थ्रू और फीमेल में जो उसका वेजाना होता है दोस्तों, वेजाना के थ्रू यूरिन पास हो जाता है, वहाँ भी एक होता है। तो सबसे पहले किडनी, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं दोस्तों, वृक्क। फिर गाविनी मतलब यूरेटर, फिर मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लाडर जिसको कहते हैं, और फिर मूत्र मार्ग जो मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर आ जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 63 का बी। 64 देखिए, यूरिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यूरिया, यूरिया जानते हैं दोस्तों, यूरिया का कभी कभी तो मतलब इसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लेता है। यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है CONH2CO, ये तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, यूरिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। यूरिया फेफड़े एवं विक्र में उत्पन्न होता है, फेफड़े में यूरिया कब से बनने लगा, गलत है। यह स्टार्च के पाचन से उत्पन्न होता है, स्टार्च के पाचन से, ना कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से यूरिया नहीं बनता, गलत है। यह रुधिर में उत्पन्न होता है, ब्लड में उत्पन्न होता है, यह यकृत में उत्पन्न होता है, बिल्कुल। दोस्तों यूरिया जो है, जब हमारा हम जो भोजन करते हैं उसे डाइजेशन जो होते रहता है, तो लीवर का क्या काम है दोस्तों, जब फूड को डाइजेस्ट करते रहता है तो लीवर का बहुत ज़्यादा मतलब बायोलॉजिकल काम है, शरीर के अंदर लीवर का बहुत बड़ा काम होता है, रोल होता है। ठीक है, तो लीवर के अंदर ही यूरिया बनता है। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल का भी पढ़े होंगे, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू ही लीवर के अंदर यूरिया बनता है। तो 64 का डी करेक्ट है, यकृत में उत्पन्न होता है यूरिया जो है, यकृत मतलब लीवर के अंदर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं 65, निम्न में से किस ग्रंथि में से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ मतलब समझिए कि आप ऐसा कोई व्यक्ति देख ही नहीं होंगे दोस्तों, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है वो फ्रेंड कुक ना हो, लेकिन उसके पेरेंट्स या तो आपके पेरेंट्स ने तो उसके पेरेंट्स, ये कोई मतलब गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन हर आदमी लगभग भारत में सबसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, अब पूरे दुनिया में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है डायबिटीज़। तो उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इंसुलिन बनाने वाली पहली कंपनी का नाम भी पूछा है कभी कहीं, इली लिली कंपनी जो है अमेरिका के इंसुलिन बनाई थी दोस्तों, आर्टिफिशियल इंसुलिन। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। पेनक्रियाज, सभी जानते हैं किससे, पेनक्रियाज से। तो पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय। पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट है। 66, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप और प्लाज्मा में प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया, ये कोविड के टाइम में दोस्तों, आप जानते हैं कोविड के टाइम में ये सब क्वेश्चन मतलब ब्लड ग्रुप और उसका क्या एंटीबॉडीज है, उससे थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, तो जानकारी होना चाहिए। देखिए एक तो होता है ब्लड ग्रुप, कि किसी आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, और दूसरा होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ क्या है, कौन सा एंटीबॉडीज़ है। अभी एंटीबॉडीज़ का नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे दोस्तों, कि कोविड के टाइम में अधिकतर पेशेंट जो है कोविड किसको मतलब अटैक किया है, जिसका एंटीबॉडी जो इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं दोस्तों, वो थोड़ा वीक था। ओके, जो जिसका कंपेरेटिवली वीक था उसको मतलब ज़्यादा अटैक किया है, तो इसलिए एंटीबॉडी चर्चा में था शब्द, इसलिए एक क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एंटीजन तो होगा ए, लेकिन एंटीबॉडी होता है बी, बिल्कुल सही है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडीज होगा ए। ए बी को सुने होंगे दोस्तों, ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी से भी ले सकता है, कारण क्या है, उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होता है, ये गलत है। ए बी वाले के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, वो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए उसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो सी इनकरेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर उसका एंटीबॉडी ए बी दिखा दिया था, ये गलत है। और ओ तो यूनिवर्सल डोनर होता है दोस्तों, ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, इसके पास जो एंटीबॉडी होता है ए और बी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो सी दोस्तों, ए बी का जो एंटीबॉडी, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। 67, निम्न में से कौन सी गतिविधियां मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब कौन सा यहाँ एक्टिविटीज़ दिया हुआ जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इनकरेक्ट है। फर्स्ट देखिए दोस्तों, जठर रसों का स्राव अमाशय से होता है, ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट है। जो जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस का जो कहाँ सेक्रेशन होता है, स्टोमक से होता है, ठीक है। पाचन कार्य मुंह गुहा से प्रारंभ, मुंह गुहा से मतलब जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाती है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में स्टार्ट होता है, ये भी करेक्ट है।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है, ये गलत है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च है, स्टार्च का डाइजेशन हमारे सलेवरी ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड जो माउथ है दोस्तों यहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो डी इनकरेक्ट है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कौन गलत है, तो डी इनकरेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहिए तो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। 68 आसान आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, यदि आप इसको थोड़ा सीरियस लें, हल्का हल्का पढ़ लें तो बहुत आसान होता है। 68 निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव होता है। दोस्तों फीमेल में मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, पूछ रहा है किसके, किस हार्मोन के, कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क जो निकलता है दोस्तों मेमरी ग्लैंड से, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो गैस क्या है आपका, ऑक्सीटॉक्सिन। कौन दोस्तों, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन होता है, ऑक्सीटॉक्सिन, ये जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन होता है, ये मिल्क इजेक्शन, एक तो दोस्तों ये मिल्क के इजेक्शन, फीमेल में मेमरी ग्लैंड से मिल्क को मतलब बाहर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा बर्थ हार्मोन भी इसको कहते हैं, बर्थ के समय, चाइल्ड बर्थ के समय दोस्तों ये हार्मोन बहुत बड़ा रोल पैदा करता है। पेल्विक गर्डल को, जो पेल्विक गर्डल है जहाँ से बर्थ होता है, उसको थोड़ा मतलब उसका कैविटी को बड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से बर्थ हो सके उसका। ओके, तो बर्थ हार्मोन में भी इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जिसको कहते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल है। और मिल्क के मतलब अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसके अंदर मिल्क बनना शुरू हो जाता है, वो तो प्रोलैक्टिन, मिल्क बनाने का काम है दोस्तों प्रोलैक्टिन का। लेकिन जब बच्चा पैदा कर लेता है तो उसको दूध पिलाने के लिए मेमरी ग्लैंड से यही ऑक्सीटॉक्सिन दोस्तों हार्मोन रिलीज होता है जो कि दूध को बाहर निकालता है, ओके, मिल्क को। तो ऑक्सीटॉक्सिन 68 का भी करेक्ट है। 69 निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरा होता है। मतलब हमारे शरीर में, मानव शरीर में कौन सा ऐसा वर्क है जो हीमोग्लोबिन, दोस्तों ब्लड के अंदर जानते हैं आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो हीमोग्लोबिन दोस्तों ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ऑक्सीजन को कहाँ से, लंग्स से। लंग्स में ऑक्सीजन का क्या होता है, जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है दोस्तों, वही हमारा ऑक्सीजन लेता है और CO2 को वहाँ से छोड़ता है। इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम किसका है, यही इसी हीमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है दोस्तों और HbO2 बनाता है और पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ ऑप्शन देखिए 69 का डी, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है, हीमोग्लोबिन का। ओके, नेक्स्ट 70 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है। पूछ रहा है कौन सा विटामिन दोस्तों स्किन में, हमारे स्किन में मतलब बनता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे स्किन में बनता है, तो ऑब्वियसली विटामिन डी। पढ़े होंगे कि सूर्य की रोशनी में अगर कोई व्यक्ति सुबह की रोशनी में अगर खड़ा होता है, मतलब उसको सूर्य का रोशनी ले रहा है, तो उसका स्किन जो है, चमड़ा त्वचा है, अपने आप क्या करता है, तो विटामिन डी का सिंथेसिस कर लेता है। तो ये कैपेसिटी है विटामिन डी का, मतलब हमारे स्किन का। ठीक है, तो 70 का डी। तो यहाँ पर साइंस तो खत्म हो गया है। आगे आप देखिए दोस्तों, कुछ आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं अक्सर। 71 निम्न में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। मतलब किस अधिनियम के तहत जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाय के एकाधिकार, जो मोनोपोली था, टी पर जो मोनोपोली था, उसको खो दिया था। तो ये था दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, उसके मतलब बाद उसने चाय पर जो एकाधिकार था, उसका मोनोपोली था, उसको राइट को खो दिया था। तो ध्यान रखें, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं 72 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लेकर संलग्न किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक मतलब डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी सुने होंगे दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। आयरलैंड से हमारा DPSP लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से, आयरलैंड से। तो 72 का डी। जर्मनी से क्या लिया गया, तो इमरजेंसी का जो प्रावधान है जर्मनी से लिया गया, आपको पता होगा। 73 संघीय शासन प्रणाली का निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। बेहद शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम का जो अपना एक सिस्टम होता है, उसके अंदर ऐसा कौन सा लक्षण है फेडरल सिस्टम का जो हमारे भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। आप बताइए एक बार ऑप्शन देख के। तो देखिए दोहरी नागरिकता दोस्तों, दोहरी नागरिकता। संघीय शासन प्रणाली का मतलब, संघीय शासन प्रणाली का एक बहुत ही बड़ा लक्षण क्या है, तो वहाँ पर है
मतलब डुअल डुअल सिटीजनशिप दोस्तों, डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलता है जहाँ भी संघीय मतलब शासन व्यवस्था है। जैसे अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट मतलब संघीय शासन व्यवस्था है, तो वहाँ पर डुअल मतलब दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे कोई व्यक्ति सैन फ्रांसिस्को में रह रहा है तो उसका सैन फ्रांसिस्को का भी उसका मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा और एक अमेरिका का होगा, तो वहाँ पर है दोहरी नागरिकता। संघीय शासन प्रणाली का अच्छा लक्षण है। लेकिन दोस्तों हम भी, हमारा भारत देश भी संघीय शासन प्रणाली सिस्टम को फॉलो करता है, फेडरल सिस्टम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहाँ? एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम जो ग्रेट ब्रिटेन है दोस्तों, वहाँ भी एकल नागरिकता ही है। और नागरिकता का प्रदान जो भारत है, नागरिकता का प्रावधान जो भारत जो देश है, अपना देश है दोस्तों, वो कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। इसलिए यहाँ पर एकल नागरिकता है। तो ध्यान रखें, दोहरी नागरिकता अपने यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। ठीक है, 73 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 74। निम्न में से कौन सा क्रम भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? कौन सा जो दोस्तों यहाँ पर क्रम है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में, प्रियम्बल के संदर्भ में से मतलब करेक्ट है? तो फर्स्ट देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, बिल्कुल सही है। आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को आप उसका स्वतंत्रता है, समता वगैरह के बारे में है, तो दोस्तों ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य एकदम करेक्ट है। बी देखते हैं, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये गलत है दोस्तों। 74 का ए ही करेक्ट है, 74 का ए करेक्ट है। 75 देखते हैं, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है? मतलब जो करंट टाइम है इस समय भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। अपने देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 75 का सी। 76, मूल अधिकार और अनुच्छेद के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कुछ जो हमारा फंडामेंटल राइट है और उससे रिलेटेड जो कुछ आर्टिकल है, मतलब कौन सा मैं यहाँ पर इनकरेक्ट आपको बता रहा है। लगभग सभी को याद रहता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो आपको सभी को याद रहता है दोस्तों। पहला है समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 21 से बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 25 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 30 और 31, ये गलत है दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 30 और 31 नहीं होता है। तो 76 का डी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 77, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किया गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किया गया। देखिए अवसर की समता, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में आप पढ़े होंगे कभी, सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया गया है लगभग। ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 16 दोस्तों। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16, ध्यान रखें, आर्टिकल 16। 77 का बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 28, निम्न में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? देखिए 5 प्रकार का रिट जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है और जो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रिट जारी करता है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि निम्न में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो 5 प्रकार के जो रिट है दोस्तों उसमें एक का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। उसका अर्थ क्या होता है? परमादेश। क्या होता है? परमादेश। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। ठीक है, तो 78 का डी। नेक्स्ट है 79, भारतीय संविधान के निम्न में से किस में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिपादित है? कल्याणकारी राज्य तो मतलब वेलफेयर स्टेट के बारे में किस में लिखा गया? तो नीति निर्देशक तत्व। किसमें दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। 79 का सी करेक्ट है। 80, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्रावधान किया गया है? कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 48। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 48 में, आर्टिकल 48 में। नेक्स्ट है 81, भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन के तहत निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? मूल कर्तव्य को किस मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दोस्तों। अनुच्छेद 51A जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के अंदर अनुच्छेद 51A के अंदर दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। ओके,
81 का बी। नेक्स्ट 82, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार निम्न में से कौन सा अधिकार है? जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो उसका कौन सा अधिकार है? तो उसका विधायी अधिकार है। कौन सा? विधायी अधिकार है। 82 का डी। 83, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन आपको मतलब स्टेटमेंट जो है सही आपको बताना है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है। बिल्कुल, जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का दोस्तों, वो राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति दोस्तों प्रतिवर्ष निर्वाचित होते हैं, गलत बात है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ये भी गलत बात है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। कौन सा कथन सही? तो 83 का ए। 84, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निम्न में से कौन स्थानीय निकायों के चुनाव को संपन्न कराता है? स्थानीय लोकल निकाय दोस्तों, लोकल सिस्टम का चुनाव कौन करवाता है? लोकल सिस्टम का चुनाव आप देखें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं दोस्तों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं कराता है, ये कराता है राज्य के निर्वाचन। लोकल है तो राज्य के निर्वाचन, जो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो करवाता है स्थानीय निकायों का चुनाव। ओके, तो 84 का सी। तो यहाँ दोस्तों हम 84 तक रखे हैं। धीरे धीरे ही करेंगे दोस्तों, धीरे धीरे ही करेंगे। अचानक मतलब ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है तो वो भी ठीक बात नहीं है। हल्का हल्का डेली कुछ न कुछ ज़रूर तैयारी करेंगे ताकि आपको भी एक बर्डन ना हो और एक मतलब जो हेल्दी डिस्कशन होता है उस प्रकार से हमारा फोकस रहता है। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे चैनल से दोस्तों जुड़े रहें, क्योंकि आपका जो बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी दोस्तों, बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हम दोस्तों डेली अपडेट डाल रहे हैं। आप देखिएगा, पेपर 1 जनरल स्टडीज है, इसको ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आप इसको पहले से ही पढ़े होंगे और पढ़ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेपर 2 में हम 1 से 2 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं डेली अच्छे से कंसेप्चुअल, ताकि एक तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन रहता है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जहाँ पहले से हुआ है, और थोड़ा उसका कंसेप्चुअल देते हैं क्योंकि एकदम नया चीज़ है दोस्तों। ज़्यादा बता देंगे, पहले बताए थे ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे उससे मतलब करेक्ट नहीं कर पाए, तो छोटा छोटा ही डालते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। 1 से 2 क्वेश्चन को आपको आसानी से लिख भी सकते हैं, उस चीज़ को अपने कॉपी में दोस्तों नोटबुक में लिख सकते हैं, ताकि एग्जाम यदि आए तो आप अच्छा उसको अच्छे से जवाब दे पाएँ। ओके, अच्छे से जवाब दे पाएँ दोस्तों। तो ठीक है, यहीं पर वीडियो को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।